हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से को समझने वाले हैं, जहां राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्तियों का जिक्र है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आपातकालीन अधिकारों की, यानी अनुच्छेद 352 से लेकर 359 तक। ये वो प्रावधान है जो देश को सबसे मुश्किल और असाधारण परिस्थितियों से निपटने की ताकत देते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, मान लीजिए कोई युद्ध हो या देश के अंदर ही कोई बड़ा विद्रोह हो जाए, तो सरकार कानूनी दायरे में रहकर उससे कैसे निपटती है? यहीं पर संविधान के कुछ खास उपायों की जरूरत पड़ती है। और देखिए, हमारे संविधान में इसका एक बहुत ही शक्तिशाली जवाब दिया गया है, जिन्हें हम आपातकालीन प्रावधान कहते हैं। आप इन्हें एक तरह से संविधान का सेफ्टी स्विच भी कह सकते हैं। इन्हें सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा की हर कीमत पर रक्षा की जा सके। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैसे होती है, फिर देखेंगे कि इस दौरान सारी शक्ति केंद्र के पास कैसे चली जाती है। इसके बाद बात करेंगे राज्यों में लगने वाले राष्ट्रपति शासन की, और सबसे जरूरी हमारे मौलिक अधिकारों पर इसका क्या असर पड़ता है। और हाँ, अंत में हम सारी मुख्य बातों को एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से और समझते हैं कि ये राष्ट्रीय आपातकाल आखिर होता क्या है और इससे क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल तब लगाया जा सकता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा को खतरा हो। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सशस्त्र विद्रोह शब्द को 1978 में 44वें संशोधन के बाद जोड़ा गया। इससे पहले यहाँ आंतरिक अशांति शब्द था, जो कि काफी अस्पष्ट था, और इसी वजह से 1975 में इसका दुरुपयोग भी हुआ था। तो इस बदलाव ने भविष्य में इसके गलत इस्तेमाल पर एक तरह से रोक लगा दी। अगर हम भारत के इतिहास को देखें तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। पहली बार 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान, और तीसरी बार 1975 में आंतरिक राजनीतिक संकट की वजह से। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि इन प्रावधानों का असल में कब और कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल ये है कि जब आपातकाल लगता है तो देश में आखिर होता क्या है? इसका सबसे बड़ा असर केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर पड़ता है, जहां शक्ति का पूरा संतुलन, मतलब पावर का पूरा बैलेंस, केंद्र की तरफ झुक जाता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप इसे ऐसे सोचिए, जैसे कोई जहाज तूफान में फंस जाए तो कप्तान सारी कमान अपने हाथ में ले लेता है ना। बिल्कुल वैसे ही संकट के समय में केंद्र सरकार देश को संभालने के लिए ज्यादा अधिकार अपने हाथ में ले लेती है। इस दौरान केंद्र की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अनुच्छेद 353 के तहत केंद्र सरकार किसी भी राज्य को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकती है, और संसद राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है। मतलब देश एक तरह से एकात्मक व्यवस्था की तरह काम करने लगता है। सारी पावर सेंटर में आ जाती है। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 354 के तहत राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के बंटवारे को भी बदल सकते हैं। ये सब अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र के उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए किया जाता है जिसमें उसे हर हाल में राज्यों की रक्षा करनी होती है। अच्छा, ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर की बात। अब राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर पर आते हैं। जब किसी एक राज्य में कोई संकट की स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए राष्ट्रपति शासन, या जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं, उसका प्रावधान है। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से चलाना मुमकिन नहीं है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। अब ये लगाया क्यों जाता है, इसके कई आधार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए राज्यपाल एक रिपोर्ट भेजते हैं कि राज्य सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, या फिर चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत न मिले और कोई सरकार ही न बन पाए, या जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाए। और आप जानते हैं, ये कोई बहुत दुर्लभ घटना नहीं है। 1950 से अब तक 120 से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। यही वजह है कि इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और ये अक्सर विवादों में भी रहता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है, इसका सीधा नतीजा ये होता है कि उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति, जो आमतौर पर राज्य की विधानसभा के पास होती है, वो अस्थायी रूप से संसद को मिल जाती है। ये बात अनुच्छेद 357 में बताई गई है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर,
और वो ये कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या होता है, इससे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, इसे समझने के लिए 2 अनुच्छेद हैं, 358 और 359। पहले बात करते हैं अनुच्छेद 358 की। ये एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच है। जैसे ही युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है, अनुच्छेद 19 में दी गई आज़ादियां, जैसे बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, ये सब अपने आप निलंबित हो जाती हैं। वहीं अनुच्छेद 359 थोड़ा अलग है। ये राष्ट्रपति को एक विशेष शक्ति देता है। वो एक आदेश जारी करके कुछ और मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए नागरिकों के अदालत जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है, और वो है एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच। अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इन दोनों को कभी भी किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी ताकत है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सभी मुख्य बातें अच्छे से याद रह जाएं। तो देखिए, ये स्लाइड हमारी सारी चर्चा का सार है। शुरुआत होती है अनुच्छेद 352 से, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। फिर अनुच्छेद 353, 354 और 355 केंद्र की शक्तियों को बढ़ाते हैं। राज्य के स्तर पर आते हैं तो 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 357 के तहत संसद राज्य के लिए कानून बनाती है। और आखिर में नागरिकों के अधिकारों पर आते हैं तो अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों के निलंबन से जुड़े हैं। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो आपातकालीन शक्तियां हैं, ये देश की रक्षा के लिए एक जरूरी ढाल है, या फिर ये नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ एक संभावित तलवार भी बन सकती हैं। इसी नाजुक संतुलन को बनाए रखना ही शायद हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी खूबी है।